नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर के बारे में। एफआईआर किसी भी आपराधिक मामले में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में हर साल 50 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जाती हैं। इसमें अनेक प्रकार के अपराध शामिल हैं, मामूली से गंभीर अपराध तक। लगभग 80% अपराध गंभीर श्रेणी यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। बाकी के 20% जो ऑफेंसेस होते हैं वो एनसीओ होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो हम समझते हैं दोस्तों, एफआईआर है क्या। एफआईआर एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर दर्ज करती है। इसका मतलब ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के भी कार्रवाई कर सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो कॉग्निजेबल वह अपराध है जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप एटसेट्रा। अभी हम समझते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। ये एक प्रकार का अपराध है जिसमें पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति लेती है और जांच शुरू करने का अधिकार नहीं होता है। साधारणतः इन अपराधों को कम गंभीर माना जाता है और पब्लिक सेफ्टी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं माना जाता है, जैसे सिंपल असॉल्ट है, कोई सीरियस इंजरी नहीं होती है, या क्रिमिनल डिफेमेशन है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सेक्शन 173 है, उसमें एफआईआर को डिफाइन किया गया है। तो एफआईआर विक्टिम, विटनेस या किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा क्राइम के बारे में दिया गया एक पूरा विवरण है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और ये लीगल प्रोसेस शुरू करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप है। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और एक अपराध होते हुए देखते हैं, या शायद आप खुद ही किसी अपराध के शिकार होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आप करेंगे वह पुलिस को इस घटना की जानकारी देंगे। उसे हम एफआईआर कहते हैं और एक ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये जांच की प्रक्रिया को शुरू करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एफआईआर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला फंक्शन एफआईआर का होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू करना। एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट मामले की जांच शुरू करती है, एविडेंस को लॉस होने से रोकती है। दूसरा प्रोसेस होता है एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट को जाती है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट को मॉनिटर करता है ताकि प्रोसेस फेयर रहे। और तीसरा एफआईआर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रेफरेंस और बाकी जगह यूज होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्या है एफआईआर फाइल करने के। तो देखिए, सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस के अनुसार पुलिस के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पर बिना किसी देरी एफआईआर को दर्ज करे। जैसे अगर इंफॉर्मेशन से ये स्पष्ट होता है कि कोई सीरियस यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर एटसेट्रा हुआ है, तो पुलिस को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं होती है, उसको एफआईआर करके जांच शुरू करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 में एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने को इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है और ये गाइडलाइन दी है एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। किसी भी केस में एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते। अब दोस्तों, हम समझते हैं एफआईआर करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं। तो देखिए, शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है वो अपना नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर वगैरह एड्रेस देगा। अपराध कहां हुआ है, क्या हुआ है और कब हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। अगर उसको आरोपी का नाम पता है या वो कुछ लोगों के ऊपर डाउट है उसे, तो उनके बारे में वो जानकारी देगा। उसके पास जिस भी तरीके के एविडेंसेस हैं उनके बारे में बताएगा, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। एफआईआर फाइल करने की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, एफआईआर फाइल करना इसलिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, एक लीगल प्रोसीडिंग का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है। अब एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी कार चोरी हो जाती है और वो किसी क्राइम में यूज होती है और आपने एफआईआर नहीं की, तो ये माना जा सकता है कि अगर वो किसी अपराध में यूज हो रही है, कार किडनैपिंग, एक्सीडेंट वगैरह में, तो आपके इन्वॉल्वमेंट पे भी पुलिस को शक जा सकता है और वहां पे आपको पुलिस को सेटिस्फाई करना आपके लिए बड़ा ही कठिन हो जाएगा। पर अगर आपने एफआईआर पहले से कर रखी है
और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, तो हो सकता है वो अपराध ही ना हो, और अगर हो तो आप उस अपराध में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से बच जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या चैलेंजेस आते हैं एफआईआर फाइल करने में। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पुलिस मना करती है। और पुलिस क्यों मना करती है? देखिए, वर्कलोड ज्यादा है उनके ऊपर, या कोई पॉलिटिकल किसी भी तरीके का प्रेशर है उनके ऊपर, तो इसलिए वो एफआईआर करने को मना कर देती है। दूसरा, अगर आप देरी से एफआईआर करने जा रहे हैं तो जो एविडेंसेस हैं उनके नष्ट होने का, छेड़छाड़ होने का खतरा हो सकता है, और वो जस्टिस मिलने में आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एफआईआर कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, बीएनएसएस में एफआईआर सेक्शन 173 में डिफाइन की गई है। एफआईआर 3 लोग मुख्यतः कर सकते हैं। एक विक्टिम जिसके साथ क्राइम हुआ है, जैसे आपके साथ चोरी हुई है या मारपीट हुई है। एक विटनेस जिसने क्राइम होते हुए देखा है, और एक थर्ड पार्टी जिसके बारे में क्राइम की जानकारी थर्ड सोर्स से आई है, जिसको किसी ने कुछ बताया है, तो वो भी, जैसे आपके दोस्त हैं, वो भी एफआईआर कर सकते हैं। दोस्तों अगला पार्ट है एफआईआर कितनी तरह की होती है। तो देखिए, एफआईआर होती है रेगुलर एफआईआर, जहां पे अपराध हुआ है, आपके साथ अपराध हुआ है, उस थाने में, संबंधित थाने में जाते हैं। दिल्ली में आपके साथ हुआ है, या गाजियाबाद में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, पुणे में हुआ, आप उस संबंधित क्षेत्र के थाने में जाते हैं, वो रेगुलर एफआईआर है। दूसरी एफआईआर जीरो एफआईआर है। जीरो एफआईआर का प्रचलन काफी समय से है, ये हमारे लीगल प्रोसीडिंग यानी केस लॉ से डिफाइन हुई थी, लेकिन अभी बीएनएस आने के बाद जो सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है, सेक्शन 173 में इसको इनडायरेक्टली डिफाइन किया गया है कि किसी भी थाने में इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ ऑफेंस एफआईआर की जा सकती है। मान लीजिए आप बॉम्बे जा रहे हैं दिल्ली से, और आपके रास्ते में आपके साथ कहीं भी क्राइम होता है, तो आप किसी भी, चाहे बॉम्बे चाहे दिल्ली, आप एफआईआर कर सकते हैं। पुलिस आपको एफआईआर करने से मना नहीं करेगा, और इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। ये जरूरत इसलिए होती है कि क्राइम में तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू हो सके, और जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ा जा सके। एक और इंपॉर्टेंट एफआईआर के बारे में चर्चा होती है, क्रॉस एफआईआर। मान लीजिए 2 पार्टियों में झगड़ा होता है, तो ए पार्टी बी के खिलाफ एफआईआर कर सकती है, और बी पार्टी ए के खिलाफ एफआईआर कर सकती है। जनरली इसको हम लोग क्रॉस एफआईआर के बारे में के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगला पार्ट है कि अगर पुलिस एफआईआर करने से मना कर, ये बहुत सारे केसेस में होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। जैसा कि मैंने बताया, पुलिस किस किन कारणों से एफआईआर करने को मना करती है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? तो आप एसपी या संबंधित कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ये बीएनएसएस 173(4) में डिफाइन है। एसपी या कमिश्नर पुलिस को, एसएचओ को एफआईआर करने का आदेश कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। अगर वहां से भी आपको रिलीफ नहीं होती है, तो 15 डेज के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ये 174 सेक्शन बीएनएसएस में डिफाइन है। आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट उनको एफआईआर करने का संबंधित थाने को ऑर्डर कर सकता है। अगर आपको मजिस्ट्रेट से भी रिलीफ नहीं मिलती है, तो हाई कोर्ट में आप पिटीशन डाल सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, आर्टिकल 226 में कर सकते हैं। पहले सीआरपीसी में सेक्शन 482 के अंदर ये पावर थी, अब ये सेक्शन 528 बीएनएसएस के अंदर पावर है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस ललिता कुमारी केस हुआ था, उसमें यह डिफाइन किया गया था कि एफआईआर आपका एक फंडामेंटल राइट है। एफआईआर करने से पुलिस आपको मना नहीं कर सकती, ये स्टैट्यूटरी राइट है या फंडामेंटल राइट है। आर के संघवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1996 में भी डिफाइन किया गया था कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को एफआईआर करनी है, वो मना नहीं कर सकती है। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल केस, जो सीरियस केसेस नहीं है, उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई करना शुरू कर सकती है। ये सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस में डिफाइन है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि एफआईआर तो कर दी, पर एफआईआर के बाद क्या? तो देखिए, जैसा मैंने बताया, सेक्शन 173 धारा 173 में बीएनएसएस में एफआईआर डिफाइन है। उसी के तरीके से सेक्शन 183 टू 198 में इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए, फर्स्ट प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और एक जनरल डायरी में एंट्री होती है एफआईआर की। अगली कॉपी, जो एक कॉपी होती है एफआईआर की, वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। पुलिस अगला प्रोसेस क्या करता है इसमें? देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में हो गया। सेकंड प्रोसेस वर्बल स्टेटमेंट्स हैं, रिटन स्टेटमेंट्स हैं, फिजिकल फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करती है, विटनेस के
स्टेटमेंट लेती है जो सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस में डिफाइन है, क्राइम सीन पे विजिट करती है, फॉरेंसिक जांच करती है, ये सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान करती है। अगले पार्ट में पुलिस संदिग्ध को अरेस्ट कर सकती है, उसको डिटेन कर सकती है, पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक रख सकती है, पूछताछ कर सकती है, जिसको हम पुलिस कस्टडी के नाम से जानते हैं। आगे मजिस्ट्रेट की परमिशन से उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है और वो 60 दिन से 90 दिन का एक पीरियड डिफाइन होता है। उसमें पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है कि वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या नए फैक्ट्स आए हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने की जरूरत है, जिन ऑफेंसेस में 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है, सेक्शन 173 में ये डिफाइन है कि पुलिस को एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। अगर उनको लगता है ये ऑफेंस हुआ है, इस सेक्शन के अंदर हुआ है और ये 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा इसमें है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन कितनी समय में खत्म करनी है। तो सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस ये डिफाइन करता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन को आपको जल्द से जल्द खत्म करना है। अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन, जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में डिफाइन है, सेक्शन 64 टू 71, या पॉक्सो ऑफेंसेस हैं, उसमें टाइमलाइन 60 डेज डिफाइन है। ये सेक्शन 193 सब सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर खत्म करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अदर ऑफेंसेस में ये पीरियड डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसा कि 193 में मैंने दोस्तों आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी पुलिस को खत्म करना होता है। एक सवाल और आता है इसमें कि कब तक डिटेंशन रखा जा सकता है। तो देखिए, जो अपराध जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है उसमें 90 डेज तक का डिटेंशन हो सकता है। जिन अपराधों में 10 साल की कम सजा है उसमें 60 दिनों तक के लिए डिटेंशन रखा जा सकता है। इसमें एक और पॉइंट आता है, अगर चार्जशीट समय पे दाखिल नहीं करता है, जांच अगर समय पे पुलिस अपनी पूरी नहीं करता है, तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मांगने का राइट मिल जाता है। दोस्तों एक पार्ट और है, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान अगर उसको ये लगता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, ये सीरियस एफआईआर नहीं है, फेक एफआईआर है, मोटिवेटेड एफआईआर है, तो वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, संबंधित मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट उस एक्सेप्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या फर्दर इन्वेस्टिगेट के लिए भी ऑर्डर कर सकता है या एफआईआर के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर पुलिस आपको आपकी एफआईआर के ऊपर आपको अपडेट नहीं दे रही है, तो सीआरपीसी बीएनएस में इसका भी प्रोविजन है। बीएनएस में सेक्शन 175 सेक्शन 210 में आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी एफआईआर पे स्टेटस जान सकते हैं। एफआईआर होने के बाद आपको जानने का भी अधिकार है कि उस एफआईआर पे क्या हो रहा है। याद रखें, एफआईआर कोई प्रक्रिया का अंत नहीं है, ये एक सिर्फ इनिशियल है, स्टार्ट है, ये शुरुआत है। पुलिस स्टार्ट काम करती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है और फाइनली चार्जशीट को फाइल करती है। तो एफआईआर एक शुरुआत है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं कि हमारे खिलाफ गलत एफआईआर हो गई, अब हम क्या करें। तो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको सारे उपाय बताएंगे। देखिए, एफआईआर अगर आपके खिलाफ गलत हो गई है, तथ्यहीन आधारहीन एफआईआर हो गई है, तो आप सेक्शन 528 बीएनएसएस में उसको क्वैशिंग के लिए चुनौती हाईकोर्ट में दे सकते हैं। अगर आपको एफआईआर में जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो आपके पास क्रिमिनल डिफेमेशन का भी केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 356 ऑफ बीएनएसएस में इसमें इसका सेक्शन, इसमें प्रोविजन दिया गया है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब तक आपकी एफआईआर क्वैश नहीं होती है या क्रिमिनल डिफेमेशन आप फाइल करते हैं, वो एफआईआर तो क्वैश कर नहीं रहा, एफआईआर तो एग्जिस्ट करती है, तो आप तुरंत ही एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाएं और इसका प्रोविजन सेक्शन 482 बीएनएसएस में दिया गया है। दोस्तों क्वैशिंग ऑफ एफआईआर एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है क्वैशिंग के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और क्वैशिंग को समझ सकते हैं। देखिए, इंडियन लॉ में एफआईआर को विड्रॉ करना या क्वैश करना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस में होता है। इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट भी है, एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का जजमेंट है, एक ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर निजी मामलों में सेटलमेंट हो जाता है तो एफआईआर क्वैश करना उचित है। जैसे इसी तरीके से भजनलाल में बताया है कि अगर आपके ऊपर ऑफेंस नहीं बन रहा है, एफआईआर क्लियर नहीं है, तो भी एफआईआर आपकी क्वैश हो सकती है। दोस्तों एक असली एफआईआर दर्ज करना नागरिक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है।
ये न्याय प्राप्त करने का एक फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आपके साथ ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर करना आपका एक राइट है, आपको एफआईआर करना चाहिए। तो अगर हम इसको नट सेल में समझना चाहें तो एफआईआर आपका एक पहला कदम है। इसमें सटीक और डिटेल जानकारी आपको देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं और आशा करते हैं इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उससे आपकी जानकारी बढ़ी, आपकी सोच को नई दिशा मिली और आप ज्यादा जागरूक बने। अपने हमें विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमने इस एफआईआर के ऊपर डिटेल्स में एक रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।